कर्नल विक्रम सिंह राठौर, जिसे लोग पीठ पीछे नागराज कहते थे, अपनी पूरी यूनिट पर खौफ का राज करता था। उसने एक महिला अफसर के सिर पर सिर्फ इसलिए गर्म खाना डाल दिया क्योंकि उसने उसे सलामी देने की जरूरत नहीं की थी। लेकिन वह महिला कोई और नहीं बल्कि डिवीजन की नई कार्यवाहक कमांडर मेजर जनरल अंजलि शर्मा थी। और इसी के साथ कर्नल राठौर के साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। शेरदिल ब्रिगेड सीमा पर तनाव की तपिश को सहने वाला फौलाद का एक किला थी, लेकिन उस मजबूत किले के दिल में एक ऐसा जहर धीरे धीरे फैल रहा था जो फौलाद को भी पिघला सकता था। उस जहर का नाम था कर्नल विक्रम सिंह राठौर। उसका होना ही यूनिट के लिए आतंक और तबाही का दूसरा नाम था। एक फील्ड कमांडर के तौर पर उसकी काबिलियत पर कोई शक नहीं कर सकता था, लेकिन उसका चरित्र इतना क्रूर और विकृत था कि उसकी काबिलियत भी उसके सामने फीकी पड़ जाती थी। उसकी नजर में माथत सैनिक या तो इस्तेमाल होने वाली चीजें थे या फिर उसकी ताकत की पुष्टि करने वाले गुलाम। अगर किसी सैनिक के जूते के फीते जरा भी ढीले दिख जाते तो गालियों की बौछार हो जाती थी। अगर कोई जूनियर अफसर रिपोर्टिंग के दौरान नजरें नहीं मिला पाता तो उसे सबके सामने जलील किया जाता था। उसके दफ्तर में हमेशा एक सर्द तनाव पसरा रहता था और गलियारे में उसके कदमों की आहट सुनते ही सबकी सांसें थम जाती थी। विक्रम सिंह का अत्याचार आसमान छू रहा था, लेकिन उसे रोकने वाला सिर्फ एक ही इंसान था, यूनिट के पिता समान मेजर जनरल हरीशचंद्र बख्शी। जनरल बख्शी विक्रम सिंह की काबिलियत की कद्र करते थे, लेकिन उसकी क्रूरता पर हमेशा लगाम कसकर रखते थे। जनरल के सामने खूंखार शिकारी भी एक भीगी बिल्ली बन जाता था। विक्रम सिंह सिर्फ उन्हीं के आगे सिर झुकाता था। यह सम्मान नहीं बल्कि उस इकलौते शख्स के प्रति सोची समझी अधीनता थी जिसके हाथ में उसकी लगाम थी। फिर एक दिन यूनिट में एक अनचाही दरार पड़ने लगी। खबर आई कि जनरल बख्शी को दिल की बीमारी के चलते अचानक दिल्ली के मिलिट्री अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने उन्हें कम से कम कुछ हफ्तों के आराम की सलाह दी थी और यह खबर विक्रम सिंह के लिए बेड़ियों के टूटने का संकेत थी। जनरल की गैर मौजूदगी का मतलब था कि अब उसे रोकने वाली कोई ढाल नहीं बची थी। जनरल के यूनिट से जाने के पहले ही दिन विक्रम सिंह का पागलपन जैसे इंतजार कर रहा था फट पड़ा। उसने सुबह सुबह पूरी यूनिट को परेड ग्राउंड पर इकट्ठा कर लिया। रात भर की औस से गीले मैदान पर उसने सिर्फ इसलिए जवानों को सजा देना शुरू कर दिया क्योंकि उसका मूड खराब था। जनरल साहब की सेहत के लिए दुआ करते हुए हम अपनी चेतना को अनुशासित करेंगे। इस खोखले बहाने के तहत जवानों को दोपहर तक कीचड़ में लौटना पड़ा। ओए सेकंड लेफ्टिनेंट अर्जुन शर्मा, विक्रम सिंह की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। हाल ही में कमीशन हुआ अर्जुन शर्मा कीचड़ में सना हुआ दौड़कर आया। जी कर्नल साहब, क्या तेरी आंखों को वहां गिरा हुआ सैनिक नहीं दिख रहा है? उस एक की वजह से हमारी शेरदिल ब्रिगेड का अनुशासन भंग हो रहा है। जिम्मेदारी लो और उसे उठाकर पूरे साजो सामान के साथ परेड ग्राउंड के बीच चक्कर लगाओ अभी। अर्जुन शर्मा का चेहरा सफेद पड़ गया। लू लगने से गिरे हुए सैनिक को उठाकर पूरे साजो सामान के साथ चक्कर लगाना लगभग नामुमकिन था, लेकिन विक्रम सिंह की आंखें कह रही थीं कि अगर जबान खोली तो मारे जाओगे। आसपास के कंपनी कमांडर और बटालियन कमांडर नजरें चुरा रहे थे। वे भी विक्रम सिंह के पागलपन का शिकार नहीं बनना चाहते थे। अर्जुन ने होंठ भींचते हुए गिरे हुए सैनिक की ओर कदम बढ़ाए। उस पल सैनिकों के दिलों में कुछ टूट रहा था। यह एक ऐसी सेना थी जिस पर सम्मान और विश्वास का नहीं बल्कि सिर्फ खौफ का राज था, और उस नर्क के बीचों बीच विक्रम सिंह राठौर खड़ा था। वह परेड ग्राउंड पर गिरते हुए सैनिकों और निराश जूनियर अफसरों को देखकर हल्का सा मुस्कुराया। यह उसकी ताकत का सबूत था। एक ऐसा साम्राज्य जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता था। जनरल की खाली जगह एक विशाल अंधेरे पर्दे में बदल गई थी जो शेरदिल ब्रिगेड को निगलने लगी थी। उस अंधेरे में कर्नल का पागलपन और भी गहरा और घना होने के लिए तैयार था। कर्नल विक्रम सिंह राठौर के जुल्मों का तूफान जहां से भी गुजरता पीछे तबाही छोड़ जाता। बैरकों में मौत जैसा सन्नाटा पसरा रहता था। कोई भी पहले बोलने की हिम्मत नहीं करता था। दिन भर की कड़ी ट्रेनिंग और काम से थके हारे जवान बस एक दूसरे की नजरें पड़ते हुए लेट जाते थे। विक्रम सिंह का नाम लेना भी मना था, लेकिन दबा हुआ गुस्सा किसी न किसी रूप में बाहर निकलता ही है। बत्तियां बंद होने और अफसरों के राउंड के बाद जब रात गहरी हो जाती तो बैरक के कोनों से धीमी फुसफुसाहटें उठती। सुना है अर्जुन साहब के कंधे का लिगामेंट खिंच गया है और जो जवान बेहोश हुआ था उसे एमआई रूम से भी बड़े अस्पताल भेज रहे हैं। सिर्फ लू नहीं लगी थी उसे। पागल शैतान। जनरल साहब नहीं है तो जैसे पर निकल आए। आवाजों में गुस्सा और लाचारी भरी थी। वे विक्रम सिंह को शैतान कहते थे। किसी के सिसकने की आवाज आई। अभी अभी 20 साल के हुए एक नौजवान के लिए यह यूनिट किसी जिंदा नर्क से कम नहीं थी। हम कर भी क्या सकते हैं? बस शुक्र मनाओ कि सांसें चल रही हैं। एक पुराने हवलदार की निराशा भरी बात ने बातचीत पर ठंडा पानी डाल दिया। हां, वे कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय इसके कि यह वक्त गुजर जाए या कर्नल विक्रम सिंह का कहीं और तबादला हो जाए।
अफसरों का हाल भी कुछ अलग नहीं था। खासकर विक्रम सिंह के सीधे मातहत स्टाफ अफसर हर दिन कांटों पर चलते थे। ऑपरेशन स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल आलोक वर्मा को एसिडिटी और सिरदर्द की गोलियां साथ रखनी पड़ती थी। आज भी उसे विक्रम सिंह के दफ्तर में बुलाया गया और रिपोर्ट की लाइनों के बीच की दूरी पसंद न आने पर फाइलों से उसके सिर पर दर्जनों बार मारा गया। जब वर्मा बाहर निकला तो उसका चेहरा गुस्से से लाल था, लेकिन उसने सिर्फ अपने बिखरे बालों को संवारा और बिखरी हुई फाइलों को उठाया। गलियारे से गुजरते दूसरे अफसरों ने उसे दया से देखा, लेकिन किसी ने सांत्वना का एक शब्द भी नहीं कहा। उन्हें डर था कि अगला निशाना वे खुद हो सकते हैं। उस रात ऑफिसर्स क्वार्टर के एक छोटे से रिक्रिएशन रूम में कुछ अफसर शराब पी रहे थे। मेज पर भारी चुप्पी और आहें ही चखना थी। क्या सच में हम ऐसे ही चलते रहेंगे? किसी दिन कोई बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। 인사참모인 박소령이 어렵게 입을 열었다. 그는 비교적 최근에 부임하여 이강혁의 악명을 몸소 체험하는 중이었다. ये तो हम सब जानते हैं कि ये ठीक नहीं है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? जब तक जनरल साहब वापस नहीं आते हमें सहना ही होगा। लेफ्टिनेंट कर्नल वर्मा ने कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसकी आंखों में गहरी थकान और आत्मग्लानि थी। कभी वह भी इंसाफ के लिए लड़ने वाला अफसर था, लेकिन विक्रम सिंह के नीचे कुछ साल काम करने के बाद उसका जज्बा खत्म हो चुका था और सिर्फ कायरता बची थी। सुना है जनरल साहब की जगह कोई एक्टिंग कमांडर आ रहा है। लॉजिस्टिक्स अफसर ने धीरे से मौजू बदला। आ भी गया तो हेडक्वार्टर में बैठकर फाइलें संभालने वाला कोई बाबू ही होगा। विक्रम सिंह के गुस्से के आगे उसकी जबान नहीं खुलेगी। बेचारा, वह तो और भी ज्यादा मुसीबत में पड़ जाएगा। वर्मा की बात पर सबने सिर हिलाया। उनकी कल्पना में नया एक्टिंग कमांडर विक्रम सिंह के तूफान के सामने एक कमजोर मोमबत्ती जैसा था। उन्हें एक नए शिकार के आने का दुख तो था, लेकिन साथ ही एक स्वार्थी राहत भी थी कि अब तूफान का रुख उनकी तरफ से हटकर उस नए शख्स की ओर हो जाएगा। यूनिट धीरे धीरे बिखर रही थी। जवानों ने उम्मीद खो दी थी और अफसरों ने अपना जमीर। अंधेरे में फुसफुसाहटें कम होती गईं और उनकी जगह निराशा, ताने और इस सब को चुपचाप देखने के गहरे अपराध बोध ने ले ली। सब जानते थे कि यह खतरनाक शांति ज्यादा दिन नहीं टिकेगी और आने वाला तूफान इस पूरी यूनिट को जड़ से हिलाकर रख देगा। यूनिट में वक्त जैसे थम गया था। कर्नल विक्रम सिंह का पागलपन रोज की बात बन गया था और जवानों का दर्द एक बेजान निराशा में बदल रहा था। एक्टिंग कमांडर के आने की अफवाह कुछ दिनों में हवा हो गई और लोगों की यादों से मिटने लगी। शायद हेडक्वार्टर में भी लोग विक्रम सिंह के आतंक को जानते थे, इसलिए कोई भी जहनुम में पैर नहीं रखना चाहता था। सब यही सोच रहे थे। तभी एक सामान्य दोपहर को मेन गेट पर एक अनजान अफसर की गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से एक चुस्त ड्राइवर और पिछली सीट से एक अफसर उतरा। संतरियों ने अनजाने में सलामी दी, लेकिन जब संतरी अफसर ने उस अफसर की वर्दी पर लगे रैंक को देखा तो उसकी आंखें फटी रह गई। एक चमकता हुआ सितारा, मेजर जनरल का रैंक। जय हिंद साहब, ड्यूटी पर सब सामान्य है, संतरी अफसर ने कड़क आवाज में रिपोर्ट किया। मेजर जनरल ने हल्के से सिर हिलाया और गेट से अंदर आ गए, लेकिन संतरी अफसर ने कुछ और भी हैरान करने वाला देखा। वह मेजर जनरल एक महिला थी। उसके लंबे बाल करीने से टोपी के अंदर बंधे हुए थे और बिना मेकअप वाला चेहरा दृढ़ और बुद्धिमान लग रहा था। वर्दी उसके शरीर पर फिट थी, लेकिन उसमें कोई दिखावा नहीं था। वह एक ऑडिटर की तरह चुपचाप और शांति से चारों ओर देख रही थी। उसका नाम था अंजलि शर्मा। वह नेशनल डिफेंस अकादमी एनडीए की टॉपर थी और अपनी असाधारण काबिलियत और मजबूत चरित्र के दम पर पुरुषों के वर्चस्व वाली सेना में तेजी से आगे बढ़ी थी। जब जनरल बख्शी अचानक बीमार पड़े तो सेना मुख्यालय ने काफी सोच विचार के बाद उसे डिवीन का कार्यवाहक कमांडर नियुक्त किया था। यह सिर्फ एक अस्थायी नियुक्ति नहीं थी, बल्कि शायद शेरदिल ब्रिगेड के सड़े हुए जख्म को काटने का एक खामोश आदेश भी था। मेजर जनरल अंजलि शर्मा सीधे कमांडर के दफ्तर नहीं गई। इसके बजाय उसने ड्राइवर को यूनिट के बाहरी इलाकों में धीरे धीरे गाड़ी चलाने को कहा। उसकी नजरें पुरानी बैरकों, ट्रेनिंग ग्राउंड्स और वहां भावहीन चेहरों के साथ काम कर रहे जवानों पर थी। जवानों की आंखों में कोई चमक नहीं थी। वे ऐसे लग रहे थे जैसे उनकी आत्मा निकाल ली गई हो। वह पूरी यूनिट में फैली भारी उदास हवा को महसूस कर सकती थी। यही कर्नल विक्रम सिंह राठौर के साम्राज्य की हकीकत थी। उस वक्त विक्रम सिंह अपने दफ्तर में एक ऑपरेशनल प्लान की समीक्षा कर रहा था। जब डिप्टी कमांडर ने उसके आने की सूचना दी तो उसने नाक सिकोड़ी। एक्टिंग कमांडर और वह भी एक औरत। हेडक्वार्टर वाले भी क्या मजाक करते हैं। चलो जरा शक्ल तो देखें। विक्रम सिंह लेफ्टिनेंट कर्नल वर्मा को साथ लेकर कमांडर के दफ्तर की ओर चल पड़ा। उसके चलने में घमंड भरा हुआ था। वह उस नई जनरल मैडम को पहले ही दिन यह बता देना चाहता था कि इस यूनिट का असली राजा कौन है। एक औरत जो शायद फाइलों में ही उलझी रहती होगी, एक फील्ड यूनिट की कमांडर बनने की हिम्मत कैसे कर सकती है। उसका दिमाग पहले से ही तिरस्कार और उपेक्षा से भरा हुआ था।
लेकिन कमांडर का दफ्तर खाली था। विक्रम सिंह के माथे पर त्योरियां चढ़ गईं। कहां चली गई? पहले ही दिन मटरगश्ती। यह कौन सा अनुशासन है? उसने पास खड़े क्लर्क पर चीखा। तभी कमांडर के दफ्तर का दरवाजा चुपचाप खुला और मेजर जनरल अंजलि शर्मा अंदर आई। वह अभी यूनिट का मुआयना करके लौटी थी। उसके जूतों पर धूल लगी हुई थी। विक्रम सिंह ने हाथ बांधकर उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नजरों में साफ तिरस्कार था। अंजलि शर्मा ने उसकी नजरों से नजरें मिलाईं। उसकी आंखें एक झील की तरह शांत थीं, लेकिन उनकी गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। आपसे पहली बार मिल रहा हूं। मैं ब्रिगेड कमांडर कर्नल विक्रम सिंह राठौर। विक्रम सिंह ने आधे अधूरे मन से सलामी दी। यह साफ तौर पर अपमान और अनुशासनहीनता थी। पास खड़ा वर्मा पसीने पसीने हो गया। आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं मेजर जनरल अंजलि शर्मा, इस डिवीजन की कार्यवाहक कमांडर। अंजलि की आवाज शांत थी। वह विक्रम सिंह के असभ्य व्यवहार से जरा भी विचलित नहीं हुई, बल्कि उसने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, आगे आपके सहयोग की अपेक्षा रहेगी कर्नल। उसने कर्नल शब्द पर हल्का सा जोर दिया। यह सिर्फ एक रैंक नहीं था, बल्कि एक ठंडी चेतावनी थी कि अपनी और मेरी स्थिति को ठीक से समझ लो। विक्रम सिंह को एक पल के लिए बुरा लगा, लेकिन उसने तुरंत उसे एक मुस्कान में छिपा लिया। मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत, कितनी हास्यास्पद बात है। उसने सोचा कि आगे कितना मजा आने वाला है और उसके होंठों पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। दोनों के बीच एक अदृश्य चिंगारी भड़की। बिन बुलाया मेहमान तूफान का केंद्र था। मेजर जनरल अंजलि शर्मा के आने के कुछ दिनों तक शेरदिल ब्रिगेड में एक अजीब सी शांति छाई रही। उसने कर्नल विक्रम सिंह की उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत काम किया। वह न तो कमांडर के दफ्तर में फाइलों में दबी रही और न ही कोई भव्य नीति भाषण देकर अफसरों को इकट्ठा किया। इसके बजाय वह हर सुबह जवानों के साथ परेड ग्राउंड पर दौड़ लगाती और खाने के समय किसी भी मेज में जाकर जवानों के साथ उन्हीं की थाली में खाना खाती। शुरू में जवान उसके आने से असहज होते थे, लेकिन जब वह खुद बेझिझक बात करती तो धीरे धीरे उनकी हिचकिचाहट दूर होने लगी। आज की ट्रेनिंग कैसी रही? कोई मुश्किल तो नहीं हुई? खाना कैसा है? कुछ कमी हो तो कभी भी बताना। उसके सवाल अधिकारपूर्ण नहीं थे और उसकी आवाज में गर्मजोशी थी। जवानों को पहली बार किसी जनरल से ऐसी परवाह मिल रही थी और वे हैरान थे, लेकिन उनके दिलों में एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। कुछ जवानों ने अनजाने में अपने माता पिता की बातें की, तो कुछ ने अपनी छुट्टियों की योजनाएं उत्साह से बताईं। अंजलि चुपचाप उनकी बातें सुनती, कभी उनके साथ हंसती तो कभी जनसिन से उन्हें प्रोत्साहित करती। अंजलि का यह व्यवहार विक्रम सिंह के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी बन गया। उसे लगा कि उसके साम्राज्य में आया यह बाहरी व्यक्ति उसके तरीकों को सीधे तौर पर नकार रहा है। जवानों के साथ हंसी मजाक करने वाली औरत जनरल बनेगी, सेना का अनुशासन ही खत्म हो जाएगा, उसने सोचा। वह कई बार अंजलि को रोकना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई वजह नहीं थी। एक्टिंग कमांडर यूनिट के जवानों का मनोबल बढ़ा रही थी और इसे रोकने का कोई कारण नहीं था। कर्नल साहब, नई कमांडर मैडम ने इस हफ्ते की युद्ध अभ्यास योजना की रिपोर्ट मांगी है। लेफ्टिनेंट कर्नल वर्मा ने सावधानी से रिपोर्ट पेश की। विक्रम सिंह ने रिपोर्ट को झपटते हुए नाक सिकोड़ी। हेडक्वार्टर में बैठकर एडमिनिस्ट्रेशन देखने वाली औरत युद्ध अभ्यास के बारे में क्या जानेगी? देखते हैं ये क्या करती है। विक्रम सिंह ने जानबूझकर रिपोर्ट से कुछ मुख्य बातें हटा दी और एक अव्यावहारिक योजना शामिल कर दी। उसकी सोच थी कि अगर वह बिना समझे इसे मंजूरी दे देती है तो वह पूरी यूनिट के सामने उसकी अक्षमता का मजाक उड़ाएगा, और अगर वह कोई कमी निकालती है तो वह उसे तकनीकी शब्दों में उलझाकर चुप करा देगा। अगले दिन अंजलि ने विक्रम सिंह सहित सभी मुख्य स्टाफ अफसरों को बुलाया। विक्रम सिंह हाथ बांधे कुर्सी पर टेढ़ा बैठा, यह इंतजार कर रहा था कि वह कब कोई मूर्खतापूर्ण सवाल पूछेगी। अंजलि ने कुछ देर चुपचाप रिपोर्ट देखी, फिर विक्रम सिंह की ओर नजरें उठाई। कर्नल राठौर, क्या यह योजना आपने खुद बनाई है? जी बिल्कुल मैडम, विक्रम सिंह ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। लेकिन यह अजीब है। अंजलि ने रिपोर्ट के एक खास पन्ने पर उंगली रखी। इस इलाके में सप्लाई रूट की योजना वही है जिसकी वजह से पिछली सर्दियों की एक्सरसाइज में गंभीर समस्याएं आई थी, और बख्तरबंद गाड़ियों के लिए जो रास्ता सुझाया गया है वह मानसून की वजह से इतना कमजोर हो चुका है कि वहां टैंक चलाना लगभग नामुमकिन है। आप जैसे अनुभवी फील्ड कमांडर से ऐसी गलती कैसे हो सकती है, यह मेरी समझ से बाहर है। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन मीटिंग रूम की हवा जम गई। विक्रम सिंह ने जो जाल बिछाया था, अंजलि ने न सिर्फ उसे पकड़ लिया बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरे विश्लेषण के साथ जवाब दिया। मीटिंग में मौजूद दूसरे स्टाफ अफसर हैरान रह गए। उन्हें समझ आ गया कि वह कोई साधारण एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर नहीं है, वह असली जनरल थी। विक्रम सिंह का चेहरा एक पल के लिए लाल हो गया। वह घबरा गया, लेकिन सामान्य दिखने की कोशिश करते हुए बहाना बनाया। यह दुश्मन को चौंकाने के लिए एक जवाबी रणनीति का हिस्सा था। जवाबी रणनीति और मूर्खता में फर्क होता है कर्नल। अंजलि ने उसकी बात काट दी।
उसकी नजरें तलवार की तरह तेज थी। रणनीति का आधार सैनिकों की जान को दांवों पर लगाना नहीं होता। यह रिपोर्ट खारिज की जाती है। आज रात तक एक व्यावहारिक योजना बनाकर दोबारा रिपोर्ट करे। बस वह अपनी सीट से उठी और मीटिंग खत्म हो गई। विक्रम सिंह अपनी सीट से उठ भी नहीं पाया और कठोर चेहरे के साथ बैठा रहा। जिंदगी में पहली बार उसे ऐसी जिल्लत महसूस हुई थी। उसे लगा जैसे उसने जिस लोमड़ी को कमजोर समझा था, उसी ने उसे धोखा दिया है। गुस्सा उसके सिर पर चढ़ गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। नाखून उसकी हथेलियों में चुभ रहे थे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अपमान की आग उसके पूरे शरीर में फैल रही थी। तूफान से पहले की शांति खत्म हो चुकी थी। विक्रम सिंह ने तय कर लिया, अब वह उसे एक महिला जनरल की तरह नहीं देखेगा। वह उसके साम्राज्य के लिए एक खतरा थी, एक दुश्मन, और दुश्मन को किसी भी तरह से कुचल देना चाहिए। उसकी आंखों में हत्यारी चमक थी। कर्नल विक्रम सिंह राठौर का गुस्सा उबलते हुए लावे जैसा था। मेजर जनरल अंजलि शर्मा से सबके सामने मिली फटकार के बाद उसकी क्रूरता चरम पर पहुंच गई। वह छोटी छोटी बातों पर अपने मातहतों पर बरसने लगा। उसका यह पागलपन असल में उसके अधिकार पर मंडराते खतरे का डर था। वह सबके सामने किसी को कुचलकर यह साबित करना चाहता था कि इस यूनिट का असली बादशाह वही है। उस शाम विक्रम सिंह गुस्से से भरा हुआ ऑफिसर्स मेज की ओर बढ़ा। उसने दोपहर का खाना नहीं खाया था, इसलिए भूख लगी थी, लेकिन उसका मूड बेहद खराब था। दिन में उसने गोला बारूद के गोदाम के रखरखाव में कमी निकालकर लॉजिस्टिक्स अफसर की हालत खराब कर दी थी, और दोपहर में अपनी गाड़ी साफ करने वाले ड्राइवर के बूट पर चमक कम होने के कारण उसे कीचड़ में धकेल दिया था। लेकिन कुछ भी उसके गुस्से को शांत नहीं कर पाया। उसका गुस्सा सिर्फ एक व्यक्ति अंजलि शर्मा की ओर था। उसने भारी कदमों से ऑफिसर्स मेज का दरवाजा जोर से खोला। चर्र की आवाज के साथ मेज के अंदर का सारा शोर एक पल में थम गया। खाना खाते हुए अफसर, बातें करते हुए जेसीओ, सब अपनी जगह जम गए और दरवाजे पर खड़े विक्रम सिंह को देखने लगे। उसके आते ही मेज की हवा शीशे की तरह भारी हो गई। अफसर अपनी अपनी जगह से उठकर सलामी देने लगे। जय हिंद सर। विक्रम सिंह ने उनकी सलामी को नजरअंदाज करते हुए अपनी थाली उठाई। खाने की लाइन में खड़े रसोइये कांपते हुए उसकी थाली में सामान्य से कहीं ज्यादा खाना परोस रहे थे। उसने चुपचाप थाली ली और एक खाली जगह ढूंढने लगा। सब उसकी नजरों से बचने के लिए सिर झुकाए हुए थे। कोई भी उसके पास नहीं बैठना चाहता था, इसलिए उसके आसपास की कुछ मेजें खाली थी, जैसे वह कोई संक्रामक बीमारी का मरीज हो। वह सबसे अंदर खिड़की के पास वाली सीट पर धम्म से बैठ गया, और तभी उसकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ी। उससे 2 मेज दूर एक महिला अफसर अकेले बैठकर खाना खा रही थी। उसने सिर थोड़ा झुका रखा था और खाने में मग्न थी, इसलिए उसका चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके करीने से बंधे बाल और मजबूत कंधे बता रहे थे कि वह एक महिला अफसर है। लेकिन जब वह अंदर आया तो वह न तो उठी और न ही उसने सलामी दी। इस पल तक वह उसे देखे बिना खाने में लगी हुई थी। विक्रम सिंह का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा। किसकी इतनी हिम्मत कि आसमान जैसे कर्नल को देखकर भी अनदेखा करे। उसके गुस्से को आखिरकार एक सही निशाना मिल गया था। अंजलि शर्मा से मिला अपमान, मातहतों का उसे नजरअंदाज करना, यह सारी भड़ास निकालने का मौका उसके सामने था। उसने यह भी नहीं सोचा कि दूसरे अफसर क्या सोचेंगे, बल्कि वह इस मौके का इस्तेमाल एक मिसाल कायम करने के लिए करना चाहता था कि जो कोई भी उसके अधिकार को चुनौती देगा, उसका अंजाम क्या होगा। वह अपनी सीट से झटके से उठा। ठीठ की आवाज के साथ कुर्सी पीछे गिर गई। मेज में मौजूद सभी की निगाहें उस पर टिक गई। वह तेजी से उस महिला अफसर की ओर बढ़ा। उसका चेहरा गुस्से से लाल था और उसकी भींची हुई मुट्ठियां कांप रही थी। महिला अफसर को तब तक भी आहट महसूस नहीं हुई थी। शायद वह दिन भर की थका देने वाली ट्रेनिंग के बारे में सोच रही थी या किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। विक्रम सिंह उसकी मेज के सामने आकर खड़ा हो गया। एक विशाल छाया उसकी थाली पर पड़ी। तब जाकर उसने सिर उठाया। ओए! विक्रम सिंह की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें जहर भरा था। वर्दी पहनकर खाना खाने लायक भी नहीं है तू। क्या मैं तुझे दिखाई नहीं दे रहा? वह एक पल के लिए हैरान हुई और उसने पलकें झपकाई। फिर उसने देखा कि सामने खड़ा आदमी कर्नल विक्रम सिंह राठौर है। कर्नल के आने पर भी सिर झुकाए बैठी है। खाना गले से नीचे कैसे उतर रहा है? सलामी क्यों नहीं दी कुतिया कहीं की? विक्रम सिंह की दहाड़ पूरे मेस में गूंज गई। आसपास के सभी अफसर डर और हैरानी से इस मंजर को देख रहे थे। कुछ मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान करे यह कर्नल न जानता हो कि यह महिला कौन है और वह जल्दी से माफी मांगकर मामला शांत कर दे। लेकिन विक्रम सिंह रुकने वाला नहीं था। उसने गुस्से में हाँफते हुए एक हाथ से उसकी खाने की थाली पकड़ ली और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसने पूरी थाली उसके सिर पर पलट दी। छपाक की तेज आवाज के साथ चावल, सब्जी और गर्म दाल उसके सिर, चेहरे और वर्दी पर झरने की तरह गिर गई। गर्म दाल से भाप उठ रही थी और खाने के टुकड़े उसके चेहरे और बालों से नीचे बह रहे थे। मेज में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। समय जैसे रुक गया था। सबने अपनी सांसें रोक ली।
लेफ्टिनेंट कर्नल वर्मा अपनी आंखों के सामने हुए इस नजारे पर विश्वास नहीं कर पा रहा था और मुंह खोले खड़ा था। उसे पता चल गया था कि अब हद पार हो चुकी है। विक्रम सिंह जोर जोर से सांस लेते हुए मुस्कुराया, जैसे कह रहा हो मजा आया। वह अपनी इस हरकत से बहुत संतुष्ट था। अब कुछ होश आया, देख ले कि तू कहां है और किसके सामने बैठी है। जब वह अपनी जीत के नशे में चूर था, ठीक उसी पल मेज की हवा जमकर टूट जाने को थी। समय रुक गया था और आवाजें गायब हो गई थी। सिर्फ कर्नल विक्रम सिंह की भारी सांसों और खाने के टपने की आवाज ही खामोशी को चीर रही थी। सभी अफसरों की निगाहें एक जगह टिकी थी, खाने से लथपथ बिना हिले डुले बैठी उस महिला अफसर पर। उसने धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसने नीचे बहते चावल और दाल को पोंछने की भी कोशिश नहीं की। उसका चेहरा इतना शांत था कि कोई भी भावना पढ़ना नामुमकिन था। नहीं, ये शांति से परे एक ठंडी बर्फ जैसी थी। उसकी आंखें अब शांत झील नहीं थी, वे सब कुछ निगल जाने वाली नीली बर्फ की चट्टान बन चुकी थी, जो सीधे विक्रम सिंह को भेद रही थी। विक्रम सिंह उस नजर से मिलते ही अनजाने में कांप गया। यह वैसी प्रतिक्रिया नहीं थी जैसी उसने सोची थी। उसे रोना धोना चाहिए था, माफी मांगनी चाहिए थी, या डर से कांपना चाहिए था। लेकिन यह नजर कैसी है, जैसे वह इस बर्बरता का बहुत पहले से इंतजार कर रही हो। एक डरावनी ठंडी नजर। कर्नल, उसके मुंह से निकली आवाज आश्चर्यजनक रूप से शांत थी। उसमें न गुस्सा था न शिकायत, बस एक सूखी तेज धार वाली आवाज थी। यह क्या बदतमीजी है। विक्रम सिंह अपनी घबराहट छिपाने के लिए और जोर से चिल्लाया, बदतमीजी? मैं तुझे अनुशासन सिखा रहा हूं। अपने सीनियर को देखकर भी सलामी नहीं दी। अभी तक समझ नहीं आया? वह अभी भी नहीं जानता था कि वह कौन है। उसकी नजरों में वह सिर्फ एक असभ्य महिला अफसर थी जिसने सलामी नहीं दी थी। पास में यह सब देख रहे लेफ्टिनेंट कर्नल वर्मा का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने कांपते होठों से कुछ कहने की हिम्मत जुटाई। उसे लगा कि अगर अभी इस स्थिति को नहीं संभाला गया तो यहां मौजूद हर कोई, जिसमें वह खुद भी शामिल है, एक भयानक तूफान में फंस जाएगा। कर्नल साहब, बस कीजिए, वर्मा ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। विक्रम सिंह ने तेजी से मुड़कर उसे घूरा। वर्मा, तू किसकी तरफदारी कर रहा है? क्या तू भी इसके साथ मिला हुआ है? नहीं साहब, वो असल में। वर्मा बात पूरी नहीं कर पाया और घबरा गया। उसके माथे से पसीना बह रहा था। उसे लगा कि विक्रम सिंह अब उस पर हमला कर देगा। तभी खाने से लथपथ बैठी वह महिला, मेजर जनरल अंजलि शर्मा, धीरे धीरे अपनी सीट से उठी। खाने के टुकड़े फर्श पर गिरे। उसने अपनी जेब से रूमाल निकाला और मशीन की तरह अपने चेहरे से गंदगी पोंछने लगी। उसकी हर हरकत धीमी और संयमित थी, लेकिन उसमें छिपे गुस्से का वजन पूरे मेज पर भारी पड़ रहा था। विक्रम सिंह उसे उठता देख मुस्कुराया। क्या हुआ, अब घुटनों पर बैठकर माफी मांगेगी? अंजलि ने चेहरा पोंछना बंद किया और सीधे विक्रम सिंह को देखा। कर्नल विक्रम सिंह राठौर। इस बार उसकी आवाज में एक बर्फीला खतरा था। मुझे आपको सलामी देने की कोई वजह नहीं है, लेकिन आपको मुझे सलामी देने की हर वजह है। क्या ये पागल औरत? विक्रम सिंह ने गालियां देते हुए उस पर हाथ उठाने की कोशिश की। तभी कर्नल साहब, वो वर्मा लगभग चीख पड़ा। उसने आंखें कसकर बंद की और पूरी ताकत से चिल्लाया, वो हमारी नई एक्टिंग डिवीजन कमांडर मेजर जनरल अंजलि शर्मा है। क्या? विक्रम सिंह जहां था वहीं जम गया। उसका उठा हुआ हाथ हवा में पत्थर की तरह रुक गया। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। उसने धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे वर्मा की ओर देखा और फिर वापस सामने खड़ी महिला को। खाने से गंदी वर्दी, बिखरे हुए बाल, लेकिन उन सबके पार एक जनरल की बर्फ जैसी ठंडी और ताकतवर नजर, और वही आवाज जिसने सुबह मीटिंग रूम में उसे चुप करा दिया था। सारे टुकड़े जुड़ गए और विक्रम सिंह के दिमाग में कुछ टूटने की आवाज आई। डिवीजन कमांडर, एक्टिंग कमांडर मेजर जनरल अंजलि शर्मा। उसके होंठ कांपने लगे। उसके चेहरे से खून उतर गया और वह कागज की तरह सफेद हो गया। उसे अब समझ आया कि उसने क्या कर दिया है। यह भयानक हकीकत एक लहर की तरह उस पर हावी हो गई। उसने एक सेवारत मेजर जनरल, अपने सीधे सीनियर अफसर और कमांडर के सिर पर खाने की थाली पलट दी थी। यह सिर्फ अनुशासनहीनता नहीं थी, यह एक ऐसा अपराध था जिसके लिए कोर्ट मार्शल भी काफी नहीं था। वर्दी उतरने के साथ साथ एक सैनिक के रूप में उसका पूरा जीवन खत्म हो सकता था। आहा! उसके मुंह से एक बेमतलब की आवाज निकली। एक शिकारी राजा की तरह दहाड़ने वाला उसका रूप गायब हो चुका था। वह डर से कांप रहा था, जैसे मौत की सजा पाया कोई कैदी। उसके हाथ अब मुट्ठी में नहीं थे, वे एक लकवाग्रस्त मरीज की तरह कांप रहे थे। मेज में मौजूद सभी अफसरों ने डर के साथ एक अजीब सा सुकून महसूस किया। जिस शैतान का किला कभी नहीं टूटेगा ऐसा लगता था, वह आज अपने ही फेंके पत्थर से ढह रहा था। नकाब उतर चुका था और अब न्याय का समय शुरू हो रहा था। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे चाकू से काटा जा सकता था। कर्नल विक्रम सिंह राठौर सदमे में बस खड़ा था।
जैसे उसके शरीर का सारा खून जम गया हो। उसकी आंखें शून्य में ताक रही थीं और उसका मुंह एक मछली की तरह खुल बंद हो रहा था। कमांडर, मेजर जनरल, ये दो शब्द उसके दिमाग में बेमतलब घूम रहे थे और उसकी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर रहे थे। मेजर जनरल अंजलि शर्मा अब उसे देख भी नहीं रही थी। उनकी ठंडी नजरें धीरे धीरे मेज में मौजूद हर अफसर के चेहरे पर घूम रही थी। वह डर से जमे हुए हर एक अफसर के चेहरे को अपनी यादों में कैद कर रही थी। उनकी आंखों में दया, डर और थोड़ी राहत मिली जुली थी। जब भी उनकी नजरें किसी से मिलती, अफसर एक अपराधी की तरह सिर झुका लेते। इस भयानक स्थिति को चुपचाप देखने का अपराध बोध उनके कंधों पर भारी पड़ रहा था। मिलिट्री पुलिस, अंजलि की धीमी आवाज पूरे मेज में गूंज गई। यह बहुत शांत आवाज थी, लेकिन उसमें किसी भी चीख से ज्यादा ताकत थी। मेज के दरवाजे पर स्थिति को भांपकर इंतजार कर रहे दो मिलिट्री पुलिस के जवान अनुशासित कदमों से अंदर आए और उनके सामने खड़े हो गए। जय हिंद मैम, हमने ब्रिगेडियर पुलिस साहब को रिपोर्ट कर दी। अच्छा किया। अंजलि ने जवानों की ओर देखे बिना विक्रम सिंह की ओर पीठ किए हुए ही आदेश दिया। वहां खड़े कर्नल विक्रम सिंह राठौर को इसी वक्त एक अपराधी के रूप में गिरफ्तार करो। आदेश मिलते ही विक्रम सिंह का टूटा हुआ विवेक कुछ पल के लिए वापस आया। वह घबराकर चिल्लाया, गिरफ्तारी कमांडर साहिबा, ये एक गलतफहमी है, मैं आपको पहचान नहीं पाया। उसकी आवाज में गिड़गिड़ाहट थी। कुछ देर पहले वाली क्रूरता का कोई नामो निशान नहीं था। अंजलि ने धीरे से मुड़कर पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा। उनकी आंखों में तिरस्कार या गुस्से की बजाय एक ठंडी दया थी। गलतफहमी कर्नल, उनकी आवाज बर्फ जैसी थी। अगर मैं मेजर जनरल ना होकर एक सिपाही भी होती, तब भी एक खाना खाते हुए मातहत के सिर पर थाली पलटना एक अक्षम्य हिंसा है। रैंक को भूल भी जाए तो भी आपने एक इंसान होने का धर्म नहीं निभाया। सेना के कानून से परे आपने एक ऐसा काम किया है जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता, और तुम इसे गलतफहमी कहने की हिम्मत कर रहे हो। उनका हर शब्द एक खंजर की तरह विक्रम सिंह के दिल में चुभ रहा था। वह कोई जवाब नहीं दे सका। कर्नल विक्रम सिंह राठौर को इसी वक्त उनके पद से हटाया जाता है। उनके सारे अधिकार छीने जाते हैं और उन्हें उनके क्वार्टर में नजरबंद कर दिया जाए। बाहर की दुनिया से उनका कोई संपर्क नहीं होगा और मेरी इजाजत के बिना उनसे कोई नहीं मिल सकता। तुरंत दुनिया से संपर्क कराती है, इसके बीरे ने साराती है कार आप पर से बराती है और कार से कार्रवाई करो। जी मैम। मिलिट्री पुलिस के जवान विक्रम सिंह की ओर बढ़े। जो आदमी कभी पूरी यूनिट को खौफ से कंपाता था, अब वह बेबस होकर अपनी बाहें पकड़ाए जा रहा था। वह आखिरी कोशिश के तौर पर गिड़गिड़ाया, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने इस यूनिट के लिए कितना कुछ। कमांडर साहिबा प्लीज एक मौका। उसकी दर्द भरी चीखें जवानों द्वारा मेज से बाहर ले जाते हुए खामोश हो गई। शैतान के जाने के बाद मेज में एक बार फिर भारी खामोशी छा गई। अंजलि ने अपनी खराब हालत की परवाह न करते हुए बचे हुए अफसरों की ओर देखा। सब मेरी तरफ देखें। उनकी आवाज सुनकर अफसर कांपते हुए सिर उठाने लगे। आज यहां जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ कर्नल विक्रम सिंह राठौर की गलती नहीं है। यह आप सबकी भी जिम्मेदारी है, जिन्होंने सालों तक उसकी हिंसा को चुपचाप देखा, उसका साथ दिया या उसे नजरअंदाज किया। उनके आरोप पर अफसर सिर नहीं उठा सके। लेफ्टिनेंट कर्नल वर्मा अपने जूतों को देखते हुए होंठ भींच रहा था। मैं इस यूनिट को सही रास्ते पर लाने के लिए आई हूं। यह सिर्फ एक भ्रष्ट कमांडर को सजा देने पर खत्म नहीं होगा। मैं टूटे हुए अनुशासन, कुचले गए मानवाधिकार और खोए हुए सैनिक सम्मान को वापस उसकी जगह पर लाऊंगी। आज के इस पल को अच्छी तरह याद रखना। यह अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। अपनी बात खत्म करके वह और नहीं रुकी और मेज से बाहर चली गई। उनके पीछे खाने की गंध के साथ एक भारी और ठंडा संकल्प रह गया। अफसरों ने अब जाकर रुकी हुई सांसें छोड़ी। कुछ के पैरों में इतनी जान नहीं बची थी कि वे खड़े रह सकें। उन्हें एहसास हो गया था कि वे एक बहुत बड़े तूफान के बीचों बीच खड़े हैं। अंजलि अपने क्वार्टर में लौटकर शॉवर के नीचे काफी देर तक खड़ी रही। गर्म पानी की धाराओं के साथ आज का अपमान धुलता हुआ महसूस हो रहा था, लेकिन उनकी आंखों में कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि वे और भी ठंडी और मजबूत चमक रही थी। यह कोई व्यक्तिगत बदला नहीं था। यह सेना के सड़े हुए हिस्से को काटकर अलग करने वाली एक दर्दनाक लेकिन जरूरी सर्जरी की शुरुआत थी। पहला न्याय हो चुका था। अब और भी गहरे और अंधेरे में छिपे असली दुश्मनों को ढूंढने की बारी थी। कर्नल विक्रम सिंह राठौर के पतन की खबर अफवाहों के पंख लगाकर पूरी यूनिट में तुरंत फैल गई। शुरू में इसे बकवास या किसी का भद्दा मजाक मानने वाले सैनिक और अफसर, जब इस बात की पुष्टि हुई कि उसे मिलिट्री पुलिस द्वारा क्वार्टर में नजरबंद कर दिया गया है, तो वे हैरान रह गए। और वह हैरानी जल्द ही एक सतर्क उम्मीद और अजीब से उत्साह में बदल गई। सालों से उन्हें दबाने वाला विशाल बोझ हट गया था। सैनिक बैरकों में और काम की जगहों पर एक दूसरे को देखकर चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। ऑफिसर्स मेज की घटना के चश्मदीद गवाह उसकी आपके की हैरानी को जो एक सतर्क उम्मीद गवाह मुस्कुरा रहे थे। दिन की कहानी को बड़ा चढ़ाकर सुना रहे थे। नई महिला कमांडर ने शैतान कर्नल के सिर पर परमाणु बम फोड़ दिया।
जैसी कहानियां घूमने लगी। अंजलि शर्मा रातों रात दबे कुचलों की मुक्तिदाता और न्याय की देवी बन गई। लेकिन जैसे ही विक्रम सिंह का विशाल स्तंभ गिरा, उस पर टिककर सत्ता का आनंद लेने वालों की दुनिया में भी दरारें पड़ने लगी। विक्रम सिंह के सबसे करीबी लॉजिस्टिक्स और पर्सनल स्टाफ अफसर, जिन्होंने उसकी हर काली करतूत को नजरअंदाज किया था और कभी कभी साथ देकर फायदा उठाया था, बेचैन थे। वे अपने दफ्तरों में बंद होकर यह सोच रहे थे कि आने वाले तूफान से कैसे बचा जाए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम भी नहीं बचेंगे। वह अंजलि शर्मा हमें अपनी जहरीली नजरों से देख रही होगी। अगर विक्रम सिंह ने मुंह खोल दिया तो सब खत्म हो जाएगा। हमने जो रिश्वतें दी हैं, जो तेल चोरी करके बेचा है, अगर उसने सब बता दिया तो हम सीधे जेल जाएंगे। उनकी बातचीत में घबराहट और डर भरा था। वे एक दूसरे को शक की नजर से देख रहे थे। संकट के समय में सहयोगी सबसे पहले एक दूसरे की पीठ में छुरा घूंपते हैं। मुझे बचने के लिए पहले इसे फंसाना होगा। यह नीच विचार उनके दिमाग पर हावी होने लगा। इस बीच विक्रम सिंह अपने क्वार्टर में कैद होकर नरक जैसा समय बिता रहा था। पहले कुछ दिन गुस्से और इनकार में बीते। उसने फर्नीचर तोड़ा, चिल्लाया और कहा कि वह निर्दोष है और अंजलि शर्मा नाम की उस औरत के जाल में फंस गया है। उसे पूरा विश्वास था कि वह अपने मजबूत संपर्कों का इस्तेमाल करके इस संकट से बाहर निकल जाएगा। उसने निगरानी कर रहे जवान को रिश्वत देकर बाहर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन अंजलि के कड़े नियंत्रण में उसकी कोई भी कोशिश सफल नहीं हुई। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसका गुस्सा निराशा और फिर गहरे डर में बदल गया। उससे मिलने कोई नहीं आया। कल तक जो मातहत उसके सामने सिर झुकाकर वफादारी की कस्में खाते थे, उनकी परछाई भी नहीं दिखी। उसे अब जाकर समझ आया कि उसने सत्ता का जो महल बनाया था वह कितना कमजोर था। उसकी ताकत सम्मान से नहीं बल्कि डर से आई थी, और जब डर का स्रोत गायब हो गया तो सबने उससे मुंह मोड़ लिया। रात में उसे बुरे सपने आते। वह सपने में देखता कि अंजलि शर्मा की ठंडी नजरें उसे भेद रही हैं और थाली का खाना कीड़े बनकर उसके शरीर को खा रहा है। वह पसीने में लथपथ चीखते हुए उठता। शेरदिल ब्रिगेड के राजा का रूप अब कहीं नहीं था। आईने में उसे डर से सहमा हुआ एक दयनीय अधेड़ आदमी का चेहरा दिखता था। उसने बचने के लिए हाथ पैर मारना शुरू कर दिया। उसे किसी भी तरह अपने अपराध को कम करना था। हाँ, मैंने उस औरत को जानबूझकर अपमानित नहीं किया था। मैं तो बस सेना का अनुशासन बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। गलती उसकी थी कि उसने अपनी पहचान नहीं बताई। वह इस तरह खुद को सही ठहराकर अपने टूटे हुए स्वाभिमान को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। और फिर उसने फैसला किया, वह अकेले नहीं मरेगा। अगर वह इस तरह बर्बाद होता है तो वह उन सभी को अपने साथ ले डूबेगा जिन्होंने उसके नीचे रहकर मलाई खाई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल वर्मा, लॉजिस्टिक्स अफसर, पर्सनल अफसर, वह उनके सभी काले कारनामों को याद करते हुए बदले की तलवार तेज करने लगा। विक्रम सिंह का पतन सिर्फ एक व्यक्ति का पतन नहीं था। यह शेरदिल ब्रिगेड के गहरे सड़े हुए जख्म को उजागर करने का एक संकेत था। उसके पतन से पैदा हुई दरार अब अनियंत्रित रूप से फैल रही थी और अंधेरे में छिपे सभी घिनौने रहस्यों को दुनिया के सामने लाने के लिए तैयार थी। यूनिट एक बड़े तूफान की पूर्व संध्या पर थी। मेजर जनरल अंजलि शर्मा ने कर्नल विक्रम सिंह को नजरबंद करने के तुरंत बाद एक विशेष जांच दल का गठन किया। उन्होंने मुख्यालय से मदद मांगने के बजाय यूनिट के भीतर से ही ईमानदार और साहसी माने जाने वाले युवा अफसरों और जेसीओ को चुना। यह इस बात का संकेत था कि वह इस समस्या को बाहरी ताकत से नहीं बल्कि यूनिट की अपनी आंतरिक क्षमता से हल करना चाहती थी। जांच दल का कार्यालय 24 घंटे खुला रहता था। शुरुआत में माहौल भारी था। हर कोई विक्रम सिंह के प्रतिशोध से डर रहा था। भले ही वह नजरबंद था, लेकिन बहुत कम लोग मानते थे कि उसकी ताकत पूरी तरह खत्म हो गई है। अगर वह किसी तरह वापस आ गया तो गवाही देने वालों का क्या हश्र होगा, कोई नहीं जानता था। चुप्पी का यह गठजोड़ बहुत मजबूत था। अंजलि ने किसी पर दबाव नहीं डाला। इसके बजाय उन्होंने जांच दल के कार्यालय के बाहर एक शिकायत पेटी रखवाई, जिसमें कोई भी गुमनाम रूप से अपनी शिकायत डाल सकता था। उन्होंने यूनिट के सभी सैनिकों और अफसरों को एक संदेश भेजा, आपकी आवाज यूनिट को बदल सकती है। आपके साथ हुए अन्याय या आपके द्वारा देखे गए भ्रष्टाचार को नजरअंदाज न करें। आपका साहस ही मरती हुई शेरदिल ब्रिगेड को फिर से जीवित कर सकता है। मैं अपनी नौकरी दांव पर लगाकर वादा करती हूं कि शिकायत करने वाले की पहचान पूरी तरह से सुरक्षित रखी जाएगी। उनकी सच्ची अपील ने लोगों के जमे हुए दिलों को धीरे धीरे पिघलाना शुरू कर दिया। जो लोग पहले हिचकिचा रहे थे, वे एक एक करके हिम्मत जुटाने लगे। शुरुआत एक बहुत छोटी आवाज से हुई। पहला शिकायतकर्ता वही सेकंड लेफ्टिनेंट अर्जुन शर्मा था, जिसे विक्रम सिंह ने सबके सामने अपमानित किया था और अनुचित सजा दी थी। उसने पूरी रात सोचने के बाद कांपते हाथों से अपनी आपबीती विस्तार से लिखकर शिकायत पेटी में डाल दी। लू से गिरे हुए सैनिक को उठाकर परेड ग्राउंड के चक्कर लगाने की उस दिन की निराशा, सबके सामने हुए अपमान की शर्म और उसके कारण कंधे में आई चोट का शारीरिक दर्द, सब कुछ उसके शब्दों में आंसू थे। अर्जुन शर्मा के साहस ने दूसरों को भी प्रेरित किया।
शिकायत पेटी में हर रात दर्जनों पत्र जमा होने लगे। वे सिर्फ शिकायतें नहीं थीं, बल्कि सालों से दबे हुए दर्द का रिकॉर्ड और खून के आंसुओं का इतिहास थी। एक सैनिक ने बताया कि कैसे कर्नल के क्वार्टर में बगीचे का काम करते हुए उसकी कमर में चोट लग गई, लेकिन उसे इलाज तो दूर, कामचोर कहकर जेल भेजने की धमकी दी गई। एक जेसीओ ने बताया कि कैसे विक्रम सिंह की नजरों में खटकने के कारण उसे बार बार प्रमोशन से वंचित किया गया। एक और अफसर ने यह चौंकाने वाला खुलासा किया कि कर्नल ने उसकी पत्नी के साथ भी मौखिक रूप से छेड़छाड़ की थी। गवाहियां एक के बाद एक सामने आने लगी। विक्रम सिंह की व्यक्तिगत हिंसा से परे यूनिट की संरचनात्मक समस्याएं सामने आने लगी। सैन्य सामग्री का गबन, ईंधन की अवैध बिक्री, प्रशिक्षण बजट का दुरुपयोग और यहां तक कि अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए मातहतों की छुट्टियों को छीनने जैसे आरोप भी सामने आए। एक बार जब बांध टूटा तो पानी को रोकना नामुमकिन हो गया। गुमनाम शिकायतों से शुरू हुआ माहौल अब खुलकर गवाही देने वालों के सामने आने से एक नए चरण में पहुंच गया। विशेष रूप से ऑफिसर्स मेस की घटना के चश्मदीद गवाह लेफ्टिनेंट कर्नल आलोक वर्मा कई रातों तक सोचने के बाद खुद मेजर जनरल अंजलि शर्मा के पास आए। कमांडर साहिबा, मैं अपराधी हूं। वर्मा ने उनके सामने गहरा सिर झुकाया। उसके चेहरे पर शर्म और संकल्प का मिला जुला भाव था। मैं कर्नल राठौर के अत्याचारों को जानते हुए भी चुप रहा। मैं एक कायर सैनिक था जो सिर्फ अपनी परवाह करता था। मैं अब और अपने जुरा के बीराकार सारों को जानते हुए भी चुप रहा। मातहतों के सामने शर्मिंदा नहीं रहना चाहता। मैं जो कुछ भी जानता हूं सब बताऊं। वर्मा की गवाही निर्णायक थी। विक्रम सिंह के सबसे करीबी स्टाफ अफसर के रूप में उसने उसके द्वारा किए गए अनगिनत भ्रष्टाचार और अपराधों की विस्तृत जानकारी और सबूत दिए। उसकी गवाही के आधार पर जांच दल ने विक्रम सिंह के कार्यालय और क्वार्टर की तलाशी ली और नतीजतन उसकी व्यक्तिगत तिजोरी से अज्ञात स्रोत की नकदी, दोहरे खाते और आंतरिक दस्तावेज बरामद हुए। अब यह मामला सिर्फ एक कमांडर के व्यक्तिगत अपराध से बढ़कर एक विशाल सैन्य खरीद घोटाले और भ्रष्टाचार कांड में बदल रहा था। अंजलि ने गवाहियों और सबूतों के ढेर को देखते हुए होंठ भींच लिए। सड़न उनकी सोच से कहीं ज्यादा गहरी और व्यापक थी। उन्होंने इस विशाल बुराई की जड़ों को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। वे सैनिकों और अफसरों के खून के आंसुओं और उनके साहस को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। शेरदिल ब्रिगेड की सबसे अंधेरी रात अब अपने अंत की ओर बढ़ रही थी। जैसे जैसे विशेष जांच दल की जांच गहरी होती गई, कर्नल विक्रम सिंह राठौर के व्यक्तिगत अपराधों से परे भ्रष्टाचार का एक मकड़जाल सामने आने लगा। यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं था, बल्कि यूनिट की युद्ध क्षमता को खत्म करने और देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाला एक विशाल कैंसर था। लेफ्टिनेंट कर्नल वर्मा की गवाही और जब्त किए गए दोहरे खाते निर्णायक सुराग बने। खातों में अज्ञात निजी कंपनियों के नाम और नियमित रूप से बड़ी रकम के लेन देन का रिकॉर्ड था। अंजलि ने तुरंत अकाउंटिंग विशेषज्ञों को लगाकर पैसे के प्रवाह को ट्रैक करना शुरू किया। नतीजे चौंकाने वाले थे। विक्रम सिंह ने लॉजिस्टिक्स और पर्सनल स्टाफ अफसरों जैसे अपने मुख्य सहयोगियों के साथ मिलकर यूनिट को सप्लाई होने वाली विभिन्न सामग्रियों के अनुबंध प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया था। वह कुछ विशेष कंपनियों को अनुबंध देकर सप्लाई की कीमत को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता था और बदले में नियमित रूप से कमीशन लेता था। बढ़े हुए बजट का सीधा असर यूनिट के कामकाज पर पड़ा। सैनिकों को दी जाने वाली सर्दियों की वर्दियां घटिया क्वालिटी की थीं, जिसके परिणाम स्वरूप सर्दियों के अभ्यास में कई जवान शीतदंश का शिकार हुए। पुरानी गाड़ियों के पुर्जे बदलने का बजट सिर्फ कागजों पर खर्च किया गया, जबकि असल में पुराने पुर्जों का ही इस्तेमाल होता रहा, जिससे एक अभ्यास के दौरान एक गाड़ी पलट गई। सौभाग्य से कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन दुर्घटना की रिपोर्ट को विक्रम सिंह के आदेश पर ड्राइवर की गलती बताकर दबा दिया गया। सबसे खतरनाक ईंधन का गबन था। विक्रम सिंह और उसका गिरोह हर महीने आवंटित होने वाले प्रशिक्षण ईंधन का एक हिस्सा चुराकर एक निजी पेट्रोल पंप मालिक के साथ मिलकर बाजार में बेच देते थे। इस वजह से यूनिट के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं कर पाती थीं और अधिकांश प्रशिक्षण सिमुलेशन पर ही होता था। शेरदिल ब्रिगेड की शक्तिशाली बख्तरबंद ताकत असल में एक खोखला ढांचा थी जो कभी भी धोखा दे सकती थी। अंजलि ने रिपोर्ट पढ़ते हुए अपने गुस्से को मुश्किल से काबू किया। यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं था, यह दुश्मन के सामने खड़ी एक अग्रिम पंक्ति की यूनिट की युद्ध क्षमता को खुद ही खत्म करने जैसा देशद्रोह था। विक्रम सिंह और उसके गिरोह ने अपने निजी लालच के लिए अपने मातहतों की सुरक्षा और देश की सुरक्षा को बेच दिया था। इन सबको तुरंत गिरफ्तार करो। अंजलि का आदेश बर्फ की तरह ठंडा था। मिलिट्री पुलिस ने तुरंत लॉजिस्टिक्स और पर्सनल स्टाफ अफसरों के कार्यालयों पर छापा मारा। जो लोग एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे थे, वे अपने बैंक खातों में बड़ी रकम के लेन देन के सबूत और निजी कंपनी के साथ फोन पर हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग के सामने टूट गए। उन्होंने अपने अपराध कबूल कर लिए और रोते हुए कहा कि यह सब कर्नल विक्रम सिंह के आदेश पर हुआ था। भ्रष्टाचार का यह जाल यहीं खत्म नहीं हुआ। जांच के दौरान पता चला कि विक्रम सिंह को रिश्वत देने वाली एक निजी कंपनी का मालिक एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी का दूर का रिश्तेदार था।
विक्रम सिंह की पीठ पर एक अदृश्य उच्च शक्ति का हाथ होने की संभावना सामने आने लगी। शायद विक्रम सिंह के इतने निर्भीक अत्याचारों के पीछे उसे बचाने वाली किसी बड़ी ताकत का साया था। मामला अब शेरदिल ब्रिगेड की सीमाओं से निकलकर पूरे सैन्य तंत्र को हिला देने वाले एक बड़े घोटाले का रूप ले रहा था। अंजलि को एहसास हुआ कि वह एक बहुत बड़ी दीवार का सामना कर रही है। सिर्फ विक्रम सिंह को सजा देना काफी नहीं था। अगर उसके पीछे छिपे परतारे की बड़ेहा और इस भ्रष्टाचार की श्रृंखला को चलाने वाले मुख्य सरगना को नहीं पकड़ा गया तो दूसरा और तीसरा विक्रम सिंह कभी भी फिर से पैदा हो सकता है। उन्होंने मेज पर रखे फोन को उठाया। दूसरी तरफ सेना की केंद्रीय जांच इकाई के प्रमुख थे। मेजर जनरल अंजलि शर्मा बोल रही। मैं आधिकारिक तौर पर एक संयुक्त जांच का अनुरोध करती हूं। उनकी आवाज में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। यह युद्ध अब दूसरे दौर में प्रवेश कर रहा था। वह अकेली नहीं थी। उनके पीछे अनगिनत सैनिकों और ईमानदार सैन्य अधिकारियों की दुआएं थी। भ्रष्टाचार के इस जाल को तोड़ने की अकेली लेकिन पवित्र लड़ाई अब डीजे धूप प्रदारेकर सर में फोंक्यक चौगरो श्रोज थी। क्वार्टर में नजरबंद विक्रम सिंह को बाहर की दुनिया की कोई खबर नहीं मिल रही थी, लेकिन उसे सहज रूप से महसूस हो रहा था कि स्थिति उसके लिए सबसे खराब होती जा रही है। जब उस तक यह खबर पहुंची कि उसके करीबी जो उससे मिलने तक नहीं आए थे एक एक करके गिरफ्तार हो रहे हैं, तो उसने अपने विवेक का आखिरी धागा भी खो दिया। गद्दार, मुझे अकेला मरने के लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो सब साथ में मरेंगे। उसने अपनी निगरानी कर रहे एक जवान को एक प्रस्ताव दिया। मेरी तिजोरी में जितने पैसे हैं सब तुम्हें दे दूंगा, बस एक बार, सिर्फ एक बार बाहर फोन करने दो। मेरा अभी भी एक सहारा है। उसकी आंखें पागलपन से चमक रही थी। जवान ने उसे घृणा से देखते हुए एक शब्द में मना कर दिया। कर्नल साहब, होश में आइए, आपका जमाना खत्म हो चुका है। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो विक्रम सिंह निराशा के दलदल में डूब गया। फिर एक दिन चमत्कार की तरह एक मौका मिला। निगरानी कर रहे जवान के बदलने के दौरान उसने पहले से छिपाकर रखा हुआ एक अतिरिक्त मोबाइल फोन निकाला। वह उस एकमात्र व्यक्ति को फोन करने वाला था जिसे वह अपनी आखिरी उम्मीद मानता था। वह था सेना की कानूनी शाखा का प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल P.S. रावत। वे पहले एक ही यूनिट में काम कर चुके थे और विक्रम सिंह ने उसे हर त्योहार पर मोटी रिश्वत देकर अपना बीमा बना रखा था। उसे पूरा विश्वास था कि जनरल रावत अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इस मामले को दबा देगा या कम से कम उसकी सजा कम करवा देगा। फोन के दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज आई। हेलो सर, मैं विक्रम बोल रहा हूं। विक्रम सिंह ने बेताबी से कहा। फोन के दूसरी तरफ कुछ पल की खामोशी रही। तुम्हें इस वक्त मुझे फोन नहीं करना चाहिए। यह कैसे हुआ? जनरल रावत की आवाज ठंडी थी। विक्रम सिंह ने उसकी उदासीनता को नजरअंदाज करते हुए गिड़गिड़ाया। सर, मुझे बचा लीजिए, सब कुछ मेरे खिलाफ जा रहा है। वह अंजलि शर्मा मुझे बर्बाद करने पर तुली हुई है। अगर आप थोड़ी मदद कर दें। अरे आदमी, जनरल रावत ने उसकी बात काट दी। क्या तुम्हें लगता है कि यह मामला सिर्फ एक डिवीजन में खत्म हो जाएगा? केंद्रीय जांच टीम आ चुकी है। तुम्हारे भ्रष्टाचार के कारण पूरी सेना में हड़कंप मचा हुआ है। अगर मैं तुम्हारी तरफदारी करूंगा तो मेरी गर्दन भी चली जाएगी। होश में हो तुम? लेकिन सर, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसे तो याद कीजिए। जैसे ही विक्रम सिंह ने रिश्वत का जिक्र किया, जनरल रावत की आवाज और भी ठंडी हो गई। तुम क्या कह रहे हो? मेरे और तुम्हारे बीच क्या हुआ था? मैंने तुमसे कभी कोई अनुचित काम करने के लिए नहीं कहा और नहीं तुमने मुझे ऐसा कुछ दिया। आगे से मुझे कभी फोन मत करना, मैं तुम्हें नहीं जानता। हल। फोन बेरहमी से काट दिया गया। विक्रम सिंह कुछ देर तक कटे हुए फोन को पकड़े हुए स्तब्ध खड़ा रहा। जिस आखिरी रस्सी पर उसे इतना भरोसा था वह उसकी आंखों के सामने टूट गई थी। जनरल रावत ने उसे बचाने की बजाय उससे अपने सारे संबंध तोड़ दिए थे। एक खोखली हंसी निकली। हा, वह पागलों की तरह हंसने लगा। उसकी आंखों से गर्म आंसू बह रहे थे। अंत में वह बिल्कुल अकेला था। उसने जो भी संपर्क और रिश्ते बनाए थे वे संकट के समय किसी काम के नहीं थे। जब उसका इस्तेमाल खत्म हो गया तो उसे एक पुराने शिकारी कुत्ते की तरह फेंक दिया गया। उसके दिमाग में मेजर जनरल अंजलि शर्मा का चेहरा आया। अपमान सहने के बाद भी गुस्से की बजाय ठंडी नजरों से उसे देखने वाला वह चेहरा। उसे अब समझ आया, वह किसी साधारण महिला अफसर से नहीं बल्कि अपने अहंकार, तानाशाही और भ्रष्टाचार से पैदा हुए एक विशाल राक्षस से लड़ रहा था और उस लड़ाई में वह पूरी तरह से हार चुका था। तभी क्वार्टर का दरवाजा जोर से खुला और मिलिट्री पुलिस के जवान अंदर आ गए। उसके हाथ में मोबाइल फोन देखकर टीम के लीडर का चेहरा सख्त हो गया। कर्नल विक्रम सिंह राठौर, सबूत मिटाने और भागने की आशंका को देखते हुए आपको इसी वक्त जेल में स्थानांतरित किया जाता है। विरोध करने की ताकत भी नहीं बची थी। उसने चुपचाप अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। ठंडी हथकड़ियां उसकी कलाई पर लग गई। क्वार्टर से बाहर निकलते ही ठंडी रात की हवा उसके गालों से टकराई। उसने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा। बिना तारों वाला स्याह अंधेरा ही उसका स्वागत कर रहा था। लौटने के लिए कोई जगह नहीं थी। उसका साम्राज्य पूरी तरह से ढह चुका था और उसके लिए
अब सिर्फ अंतहीन पतन ही बचा था। मिलिट्री कोर्ट में पहले से कहीं ज्यादा गंभीर माहौल था। कर्नल विक्रम सिंह राठौर और अन्य 3 लोगों पर पहली सुनवाई का दिन था और कोर्ट रूम मामले से जुड़े सैन्य अधिकारियों और पत्रकारों से भरा हुआ था। यह मामला पहले ही मीडिया में व्यापक रूप से रिपोर्ट किया जा चुका था और सेना की प्रतिष्ठा पर एक धब्बा बन गया था। कटघरे में खड़ा विक्रम सिंह पूरी तरह से बदल चुका था। उसका शेर जैसा रौब गायब था और वह कुछ ही दिनों में बूढ़ा और दयनीय लग रहा था। उसके बगल में लॉजिस्टिक्स और पर्सनल स्टाफ अफसर सिर झुकाए बैठे थे। वे एक दूसरे को देख भी नहीं रहे थे। सुनवाई शुरू हुई और सैन्य अभियोजक ने आरोप पढ़ना शुरू किया। पद का दुरुपयोग, मातहतों पर हमला और क्रूरता, रिश्वतखोरी, सैन्य संपत्ति का गबन, कर्तव्य की उपेक्षा। उसके अपराधों की सूची लंबी होती गई और जैसे जैसे विवरण सामने आए, दर्शकों के बीच से धीमी आए निकलने लगी। सुनवाई का मुख्य आकर्षण गवाहों से जिरा थी। पहले गवाह के रूप में सेकंड लेफ्टिनेंट अर्जुन शर्मा सामने आए। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उन्होंने एक एक शब्द पर जोर देते हुए अपने साथ हुए अन्याय और अपमान की गवाही दी। उनकी गवाही खत्म होने पर दर्शकों में बैठे युवा अफसरों की आंखें नम हो गईं। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल आलोक वर्मा गवाह के कटघरे में खड़े हुए। उन्होंने विक्रम सिंह की आंखों में सीधे देखते हुए उन सभी भ्रष्टाचारों को बिना रुके स्वीकार किया जिन्हें उन्होंने नजरअंदाज किया था या जिनमें साथ दिया था। उन्होंने स्पष्ट सबूतों के साथ बताया कि कैसे विक्रम सिंह ने निजी कंपनियों के साथ सांठगांठ की, कैसे रिश्वत ली और कैसे यूनिट की युद्ध क्षमता को कमजोर किया। विक्रम सिंह के वकील ने आरोपों को नकारने की पूरी कोशिश की। ऑफिसर्स मेस की घटना को अनुशासन स्थापित करने के दौरान हुई एक आकस्मिक घटना बताया गया और भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए कहा गया कि यह सब नीचे के लोगों ने किया और उसे इसकी जानकारी नहीं थी। लेकिन उसके दयनीय बहाने सबूतों और गवाहियों के पहाड़ के सामने कमजोर पड़ गए। खासकर जब सैन्य अभियोजक ने विक्रम सिंह और एक निजी कंपनी के मालिक के बीच की फोन रिकॉर्डिंग चलाई तो कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। रिकॉर्डिंग में विक्रम सिंह की आवाज स्पष्ट रूप से रिश्वत मांगते और भ्रष्टाचार के निर्देश देते हुए सुनाई दे रही थी। इस बार जो बख्तरबंद गाड़ियों के टायर आ रहे हैं, सबसे सस्ते वाले लगाना और मार्जिन को पिछली बार की तरह ही हैंडल करना। वैसे भी वे टायर के अंदर झांक कर तो देखेंगे नहीं, बस गाड़ी चलनी चाहिए। जब उसकी अपनी आवाज पूरे कोर्ट रूम में गूंजी तो विक्रम सिंह ने सिर झुका लिया और उसके कंधे कांपने लगे। अब और कोई बहाना बेमानी था। अंत में सैन्य अभियोजक ने मेजर जनरल अंजलि शर्मा को एक गवाह के रूप में बुलाया। वह दर्शकों की बजाय कटघरे के सामने एक कुर्सी पर चुपचाप बैठकर सुनवाई देख रही थी। जब जज ने उनसे इस मामले पर उनकी राय पूछी तो वह अपनी जगह से उठी और अभियुक्तों की ओर मुड़ी। उन्होंने विक्रम सिंह पर कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया। इसके बजाय उन्होंने एक भारी और दृढ़ आवाज में कहा, आज यह अदालत सिर्फ एक भ्रष्ट सैनिक का चाचीज नहीं कर रही है, यह उस अपराध के वजन को तौल रही है जिसने वर्दी के सम्मान को कलंकित किया है और देश के प्रति वफादारी को धोखा दिया है। एक सैनिक के हाथ में बंदूक दुश्मन की ओर होनी चाहिए, अपने मातहतों और नागरिकों की ओर नहीं। कर्नल राठौर को उचित सजा देना सेना के टूटे हुए विश्वास को फिर से बहाल करने और उन अनगिनत सम्मानित सैनिकों की रक्षा करने का एक तरीका है जो इस समय भी चुपचाप अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। उनके शब्दों ने कोर्ट रूम में मौजूद हर किसी के दिल पर एक गहरी छाप छोड़ी। आखिरकार अंतिम दलीलें खत्म हुई और जज का फैसला आया। अभियुक्त विक्रम सिंह राठौर, अदालत यह मानती है कि अभियुक्त ने एक सैनिक के रूप में अपने कर्तव्य को भुला दिया और अपने पद का उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए किया, मातहतों के मानवाधिकारों को कुचला और अंततः देश की सुरक्षा को गंभीर रूप से खतरे में डाला। यह अपराध बहुत गंभीर है। जज की आवाज गंभीरता से गूंजी। इसलिए अभियुक्त विक्रम सिंह राठौर को अपमानजनक रूप से बर्खास्त किया जाता है, उनका रैंक घटाकर सिपाही किया जाता है और 15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है। 15 साल की कैद। फैसला सुनते ही विक्रम सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह वहीं गिर पड़ा। उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, बस अपने सैन्य जीवन नहीं, अपने पूरे जीवन के टुकड़े टुकड़े होने की आवाज गूंज रही थी। अधिकारियों ने उसे सहारा देकर उठाया। वह एक बेजान शरीर की तरह घिसटते हुए कोर्ट रूम से बाहर चला गया। यह कभी पूर्ण सत्ता का आनंद लेने वाले शैतान कर्नल का अंतिम दृश्य था। न्याय हो चुका था। कोर्ट रूम में राहत और न्याय की स्थापना की एक भारी खामोशी छा गई। अंजलि चुपचाप अपनी सीट से उठी और कोर्ट से बाहर चली गई। उनका मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। अब सजा का नहीं बल्कि मरहम लगाने का समय शुरू होना था। कर्नल विक्रम सिंह राठौर को कड़ी सजा मिलने के बाद शेरदिल ब्रिगेड में ऐसा महसूस हुआ जैसे लंबी और कठोर सर्दियों के बाद आखिरकार वसंत आ गया हो। यूनिट पर छाया हुआ डर और दमन का साया हट गया था और उसकी जगह एक सतर्क उम्मीद और स्वस्थ ऊर्जा ने ले ली थी। सैनिकों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। अब उन्हें बिना किसी कारण के दी जाने वाली सजाओं या अपमान का डर नहीं था। वे अब दमन के शिकार नहीं बल्कि सम्मानित योद्धाओं के रूप में एक दूसरे के साथ व्यवहार करने लगे थे।
बैरकों में अब किसी की पीठ पीछे बुराई या निराशा भरी आहें नहीं सुनाई देती थी। अब वहां आने वाली छुट्टियों की उम्मीदें, परिवार और दोस्तों की यादें और भविष्य के छोटे छोटे सपने थे। अफसरों के समाज में भी बदलाव की हवा चली। विक्रम सिंह का साथ देकर भ्रष्टाचार करने वालों को कानून ने सजा दी और जो लोग चुपचाप देखते रहे थे, उन्होंने गहरी आत्मग्लानि के साथ बदलाव का नेतृत्व करना शुरू कर दिया। अब किसी वरिष्ठ अधिकारी से डरकर अनुचित आदेशों का आंख बंद करके पालन करने की संस्कृति खत्म हो गई। इसके बजाय रैंक की परवाह किए बिना स्वतंत्र रूप से चर्चा करने और तर्कसंगत समाधान खोजने की एक स्वस्थ सैन्य संस्कृति ने जगह बनानी शुरू कर दी। मेजर जनरल अंजलि शर्मा अब एक न्यायाधीश नहीं, बल्कि एक सच्चे कमांडर के रूप में लौट आई थी। उन्होंने भ्रष्टाचार के अवशेषों को साफ करने के साथ 7 यूनिट की टूटी हुई युद्ध क्षमता को फिर से बनाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। कागजों पर होने वाले प्रशिक्षणों की जगह वास्तविक युद्ध जैसी बराती की आध या पाती कर स्थितियों वाले कठिन अभ्यासों ने ले ली। पुराने उपकरणों को नवीनतम मॉडलों से बदल दिया गया और सैनिकों को नियमों के अनुसार अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री दी जाने लगी। एक साफ दिन शेरदिल ब्रिगेड के सभी जवान परेड ग्राउंड पर इकट्ठा हुए। यह मेजर जनरल अंजलि शर्मा का आधिकारिक रूप से डिवीजन कमांडर का पद संभालने का दिन था। जनरल हरीशचंद्र बख्शी स्वस्थ हो गए थे, लेकिन उन्होंने इस घटना की जिम्मेदारी लेते हुए सम्मानपूर्वक सेवानिवृत्ति ले ली थी और उनकी जगह सबकी इच्छा के अनुसार अंजलि को स्थायी कमांडर नियुक्त किया गया था। मंच पर खड़ी अंजलि ने किसी भव्य भाषण की बजाय एक शांत और सच्ची आवाज में बोलना शुरू किया। मैं आज यहां आपसे एक मजबूत सेना बनाने का वादा नहीं करूंगी। उससे पहले मैं एक ऐसी सेना बनाने का वादा करती हूं जहां हम एक दूसरे का सम्मान करें, भरोसा करें और खुशी खुशी अपने साथी की पीठ की रक्षा कर सकें। एक ऐसी सेना जिसके साथ आप चलना चाहें। उनकी नजरें परेड ग्राउंड में मौजूद हर एक सैनिक और अफसर पर प्यार से घूम रही थी। सच्ची ताकत अधिकारपूर्ण चीखों या हिंसा से नहीं आती है। यह एक दूसरे पर विश्वास और इस स्पष्ट एहसास से आती है कि हम यहां क्यों हैं। हम किसी पर शासन करने के लिए नहीं, बल्कि अपने प्रियजनों और इस देश की रक्षा करने के लिए यहां इकट्ठा हुए हैं। आइए हम इस महान मिशन को एक पल के लिए भी न भूलें। भाषण खत्म होते ही तालियों की गड़गड़ाहट से परेड ग्राउंड गूंज उठा। यह कोई औपचारिक ताली नहीं थी, बल्कि दिल से निकली सच्ची खुशी और समर्थन था। समारोह के बाद अंजलि परेड ग्राउंड पर चल रही थी। तभी एक युवा अफसर उनके पास आया और कड़क सलामी दी। वह सेकंड लेफ्टिनेंट अर्जुन शर्मा था। कभी निराशा और शर्म से भरा उसका चेहरा अब आत्मविश्वास और गर्व से चमक रहा था। कमांडर साहिबा, जय हिंद। आगे आपके मार्गदर्शन की अपेक्षा रहेगी। उसकी आवाज में कोई कंपन नहीं था। अंजलि ने उसकी सलामी स्वीकार करते हुए एक कोमल मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मुझे भी तुम्हारे सहयोग की अपेक्षा रहेगी अर्जुन। उनकी आंखों में इस युवा अफसर, उसके नेतृत्व में आगे बढ़ने वाले सैनिकों और नए सिरे से जन्म लेने वाली शेरदिल ब्रिगेड का उज्जवल भविष्य दिखाई दे रहा था। नरक जैसा अंधेरा पूरी तरह से छंट चुका था। घाव गहरे थे, लेकिन उन्होंने दर्द को सहकर खुद को और भी मजबूत बना लिया था। शेरदिल ब्रिगेड के परेड ग्राउंड पर एक उम्मीद की नई सुबह हो रही थी।